ये हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर है, जिसका पहला टॉपिक है बायोट सेवार्ट्स लॉ। ये लॉ हमको कहता है अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कोई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हमारा जो साइंटिस्ट थे बायोट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो फॉर्मूला आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है। उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया था, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट उन्होंने फ्लो किया था, और उन्होंने देखा उस करंट की वो वायर में बहने के कारण एक मैग्नेटिक नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। उस वायर के नज़दीक रखें तो उन्होंने जो वो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो नीडल कब डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक नीडल? जो तभी कर सकता है जब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी ना हमारा मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने देखा वो जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है वो किस किस टर्मों पे डिपेंड कर रहा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, जिसको हम डिनोट किए हैं, जो कि डीएल लेंथ के कारण, मतलब छोटा सा स्ट्रिप लेंगे डीएल लेंथ का, उस डीएल लेंथ में जो हमारा आई करंट बह रहा है उसकी वजह से हमारा किसी पॉइंट पी पर कितना इस करंट के बहने से उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने देखा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, मतलब जितना ज़्यादा अगर करंट हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा हमारा इस पी पॉइंट पर। इस डी एल लेंथ की वजह से जो हमारा डी वी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस पी पॉइंट पर, उसका वैल्यू। और फिर उन्होंने देखा अगर उन्होंने लेंथ को इंक्रीज़ किया तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया। हमारा जो ये डी एल लेंथ है इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लेंथ होगा, उतना ज़्यादा लेंथ में हमारा करंट बहेगा, उसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमको वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा इस पी पॉइंट पर। और उन्होंने देखा ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा का प्रोपोर्शनल है, थीटा नहीं साइन थीटा का प्रोपोर्शनल है। या मतलब एंगल हमारा जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो बढ़ेगा, और वो हमारा थीटा 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। और उन्होंने देखा ये जो हमारा आर डिस्टेंस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा। तो इस सारे टर्म को हम इक्वल करेंगे तो डी वी इक्वल होगा, हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं, तो कांस्टेंट के होगा आई डी एल साइन थीटा। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उधर है, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है तो ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा डी वी है वो आएगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। और ये हमारा के है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पर। अगर हमारा एसआई यूनिट है तो उसका हमारा वैल्यू होगा 10⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसका वैल्यू μ0/4 के भी बराबर होता है। यहाँ पर जो हमारा μ0 है वो होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसका जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये एसआई सिस्टम में है। वेबर जो होता है वो हमारा यूनिट होता है फ्लक्स का, ठीक है। फ्लक्स का या हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है और ए होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा फ्लक्स का वेबर आ गया, तो वहाँ से हम इसका यूनिट निकालते हैं μ0 का, तो वेबर बराबर, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू हमारा जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, यहाँ पर टेस्ला इक्वल्स टू वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो डी है उसका भी यूनिट टेस्ला होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं कितना आया है μ0 आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr²। यहाँ से हम μ0 का यूनिट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेबर। तो यहाँ पर हम वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, टेस्ला की जगह टेस्ला हमारा भी यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका इक्वल होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी हमारा टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर से। तो म्यूनिट का तो हमको निकालना है, तो एम्पियर होता है आई का, मतलब करंट का हमारा यूनिट एम्पियर होता है, और डी एल लेंथ का तो मीटर होता है, साइन थीटा का कोई भी डायमेंशन लेस होता है,
थीटा का हमारा होता है रेडियन होता है, लेकिन साइन थीटा हमारा डायमेंशन लेस होता है, तो उसका यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा म्यू नॉट को जो फाइनल आएगा यूनिट वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हमारा म्यू नॉट का आएगा। अगर हम इसको टेस्ला के टर्म में इसका यूनिट लिखेंगे तो सिंपली हम यहाँ डीवी की जगह टेस्ला पुट कर देंगे। टेस्ला इक्वल्स टू म्यू नॉट एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट का जो वैल्यू आएगा टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये जो हमारा म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये बताता है कितना हमारा किसी मीडियम में से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड पास आउट करता है कितना इजीली। ठीक है, अगर ये हमारा आयरन होगा तो वो उस कंडीशन में हमारा ये आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा वेरी इजीली। तो उस कंडीशन में जो हमारा म्यू नॉट का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। फ्री स्पेस के लिए जो हमारा म्यू नॉट का वैल्यू होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि वो इतना ईजिली मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से पास आउट नहीं कर पाता है। लेकिन वही हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें से ईजिली मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास आउट कर जाता है। उस कंडीशन में जो म्यू होगा, म्यू ऑफ मीडियम, वो ज़्यादा होगा, म्यू नॉट से ज़्यादा होगा। तो ये हमारा बायो सेवर्ट लॉ हम थोड़ा डिस्कस किए, और इसका जो कितना हमारा जो छोटा डीवी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी कितना फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr²। आगे देखते हैं। अब हम बायो सेवर्ट लॉ किसी मीडियम में क्या होगा वो हम देखते हैं। जो हमारा डीबी होगा किसी मीडियम का, उस कंडीशन में हमारा म्यू नॉट नहीं आएगा, वो हमारा जो परमिएबिलिटी होगा वो हमारा उस मीडियम का आएगा। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस हम मीडियम में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पी पॉइंट, किसी भी पी पॉइंट पर, उस मीडियम का हम परमिएबिलिटी यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर फ्री स्पेस का नहीं होगा। अगर हम बायो सेवर्ट लॉ किसी मीडियम में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर म्यू नॉट म्यू अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पर म्यू हमारा परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम हो गया, उस मीडियम का। अब हम एक टर्म निकालते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए हम उस किसी जिस मीडियम का हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम अगर वैक्यूम के मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट बचेगा सिर्फ। और म्यू अपॉन म्यू नॉट को हम इस रिलेटिव परमिटिविटी की इक्वल कर देंगे म्यू आर, जो हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। तो यहाँ से हमारा म्यू एम आ जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये हमारा म्यू एम क्या हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम, वो बराबर होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू म्यू नॉट से। म्यू नॉट हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर हमारा जो म्यू आर होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी वो 1 से ज़्यादा होगा। जो हमारा आयरन का जो परमिएबिलिटी होता है वो होता है 100, मतलब हमारा स्पेस है, फ्री स्पेस में जो हमारा परमिएबिलिटी है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी उसके 100 टाइम्स होता है हमारा आयरन का। वो ज़्यादा बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है हमारा जो आयरन है, तो वो बहुत ईजिली से मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ से जाने देता है आयरन 100 टाइम्स ज़्यादा। क्योंकि आयरन हमारा क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसमें से ईजिली हमारा जो उसका डोमेन्स होगा मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे पास होंगे। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और मीडियम टू बिकम मैग्नेटाइज्ड, मतलब कोई भी मीडियम या मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, जब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं उस मीडियम को या वो मटेरियल को। मैग्नेटिक फील्ड इज़ व्हाट वी कॉल एज परमिएबिलिटी, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उसको हम परमिएबिलिटी या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कह सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं फिर। अब हम बायो सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। हम डीवी निकाल चुके हैं, कितना होता है म्यू नॉट बाई 4π आई डी एल साइन थीटा। तो आई डी एल साइन थीटा को डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा डी एल आर हमारा आर कैप है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ हमको डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर।
तो इसको हम डी एल साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, डी एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हम डायरेक्शन के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो कितना क्या होता है, आर वेक्टर, जिस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और यूनिट वेक्टर हमको सिर्फ डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर आइडियल आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर सॉरी अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम डी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है उस टर्म में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर की जगह हम आर वेक्टर अपॉन उसके मॉडुलस, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और इसकी जगह हम इसके जगह यूनिट वेक्टर की जगह हम आर वेक्टर अपॉन आर रख दिए तो ये एक आर से आर क्यूब हो गया, और यहाँ पर आर वेक्टर। अब आगे देखते हैं। तो डीवी वेक्टर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए इंटू ए डी एल इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। हमारा आई अपॉन ए होता है, वो होता है करंट डेंसिटी, मतलब कितना करंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट किसी पर्टिकुलर एरिया से पास आउट कर रहा है, वो हमको करंट डेंसिटी देता है, जिसको हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। और ए डी एल, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है, तो डी वी हो जाएगा क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब डी वी को इधर ले जाएंगे तो डी वी आएगा हमारा नेट म्यू नॉट बाई 4 पाई जे वेक्टर क्रॉस करंट डेंसिटी हो गया इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू इंटू डी वी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, अब हम उसका डायरेक्शन निकालेंगे कैसे होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एक केस है जिसमें करंट इस पेपर के अलोंग बह रहा है, ठीक है, इस पेपर के अलोंग हमारा आई करंट बह रहा है। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारा जो करंट के डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे, और हमारा जो कर्लिंग ऑफ फिंगर होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। करंट हमारा इधर है इस पेपर के अलोंग, तो हमारा कर्ल करेंगे तो हमारा कर्लिंग ऑफ फिंगर इस पेपर के अंदर जाएगा। तो इनवर्ट करंट के लिए हम क्रॉस का यूज़ करते हैं, और आउटवर्ड करंट के लिए मतलब डायरेक्शन के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। हम कर्ल करेंगे तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस पेपर के अंदर जाएगा, तो उसको हम क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं, और क्रॉस करेंगे और फिर निकालेंगे तो इस पेपर के बाहर आएगा। तो इस पॉइंट पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पेपर के परपेंडिकुलर होगा और अपवर्ड होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड। सेकेंड केस लेते हैं। जैसे हमारा इस यहाँ पर करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पर कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाने के लिए हम क्रॉस का यूज़ करते हैं, और बाहर के लिए डॉट का। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनेगा, ऐसे ऐसे अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बाहर आएगा। सेकेंड केस में हम इधर जा रहा है करंट, तो इधर कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा, ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऐसे अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और पेपर से अंदर जाके फिर से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे। ये हमारा ये हमारा वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो हम वायर के जिस डायरेक्शन में हम करंट जाता है उस डायरेक्शन में हम क्या रखते हैं, थंब रख देंगे, ऐसे थंब रख देंगे। और जब हम कर्ल करेंगे फिंगर को वो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड करंट के लिए। और इनवर्ड करंट के लिए हम जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है उस तरह में हम थंब रखेंगे, तो इनवर्ड के लिए ऐसे रखेंगे और ऐसे कर्ल करेंगे, तो हमारा क्लॉकवाइज हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। इस पॉइंट पर निकालेंगे तो इस तरफ, इस पॉइंट पर इस तरफ, किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हम जो बायट सेवर्ट लॉ अप्लाई किए थे उसमें देखते हैं हमारा करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। हमारा उस कंडीशन में करंट इधर जा रहा था, ठीक है। जो हमारा ये जो हमारा लेंथ है DL लेंथ का वायर है, DL लेंथ का हम कंसीडर किए हैं, उसमें I करंट फ्लो करा है, और R डिस्टेंस पर हमारा P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले रहे हैं। तो R वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा, और DL हमारा इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है। उसके दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा बन रहा है, ठीक है। तो करंट हमारा इधर जा रहा है, तो इधर हम DL के डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है, तो DL डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे
और कर्ल करेंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो इनवर्ड द, मतलब इस पॉइंट के अंदर आएगा, इनसाइड द पेपर आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो उसके लिए हम क्रॉस का यूज़ करते हैं, अगर अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है तो हम डॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे करंट रखेंगे तो इसके अंदर जाएगा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन। डीबी को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, आई डी एल क्रॉस आर, और डी एल क्रॉस आर करेंगे तो डी एल आर साइन थीटा में हमारा टूटेगा। So thank you for watching the video.